Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. लास्ट क्लास अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस किए थे, फॉर्मूलाज को डिस्कस किए थे, कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था, दो एक एग्जांपल्स भी किए थे। राइट, बेसिकली फॉर्मूला अपने समझे थे। राइट, चार फॉर्मूलाज है। तो आज अपने सबसे पहले उन फॉर्मूलाज को लिखेंगे, देन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड the application of the formulas. Okay. Topic one was cost of debentures. Topic two, cost of term loan. Topic three, cost of preference shares. And topic four, cost of equity. Okay. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे डिनोट करते हैं? के अपने जितना पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में ना, मैं शुरू से जब से मैंने पढ़ाना चालू किया, मैं हर बैच में यही चीज बोलता हूँ कि जितना अपने क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे by answering my questions, whether it is correct or incorrect, your answer may be correct or incorrect, but participate करो, उससे आप ही को फायदा होगा, आप ज्यादा अच्छा लर्न कर पाओगे। ठीक है। कितना फॉर्मूलाज इन टोटल अपने डिस्कस किए थे फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी? फोर फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। ठीक है। फॉर्मूला का कुछ हेडिंग्स था, मतलब एज एन फॉर्मूलाज को अपने किसी नाम से बुला रहे थे। अच्छा, फॉर्मूला एक भी फॉर्मूला याद है? बोलो। अच्छा, मैं हिंट्स आपको दे रहा हूं। एक है डिविडेंड, लिखना है साथ में, लिखते लिखते बातचीत करते रहो। एक है डिविडेंड डैश ग्रोथ, यानी डिविडेंड विद ग्रोथ, डिविडेंड विद ग्रोथ, डिविडेंड विद ग्रोथ। तो इन दिस केस हाउ इज के कैलकुलेटेड? फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस जी। ठीक है, D1 बाई P0 प्लस जी। नाउ व्हाट इज D1? D1 is dividend per share, dividend per share, DPS, after 1 year, which is also called as expected dividend. क्या लॉजिक बताया था कि आज अगर अपने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी से डिविडेंड साल भर बाद मिलेगा, है ना? ये चीज बताया था इसके लिए कि कंपनी से डिविडेंड साल भर बाद मिलेगा। तो साल भर बाद जो डिविडेंड अपने को मिलेगा, that is D1, which is also called as expected dividend. ठीक है, लिखते जा रहे हैं। where लिखो, where D1 is equal to dividend per share after 1 year is equal to expected dividend. Okay, dividend per share after 1 year, which is also called as expected dividend. अच्छा, D1 कैलकुलेट कैसे करते हैं? D1 कैलकुलेट कैसे करते हैं? D1
देखो, अगर क्वेश्चन में D1 दिया हुआ है तब तो ठीक है। कई बार क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ रहता है, तो दैट वी टेक एज D1, तो ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में D1 नहीं दिया हुआ है, देन अपने को D1 कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। G is growth rate. Now, what is D0? Current year dividend. That is dividend declared on the basis of recent past year, previous year profit. Recent previous year profit. यानी अभी जो कंपनी ने डिविडेंड हाल ही में जो डिक्लेयर किया है, हाल ही में जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड D0। यानी आज के डेट का डिविडेंड। जीरो स्टैंड्स फॉर जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम। जी इज ग्रोथ रेट। जी इज ग्रोथ रेट। इक्विटी डिविडेंड का रेट इज नॉट फिक्स्ड एवरी ईयर। इक्विटी डिविडेंड का रेट चेंजेस, डिविडेंड पर शेयर changes, so that change is measured by G, which is growth. As I said, growth can be on the upside as well as on the downside. यानी growth can be positive or negative. अगर डिविडेंड बढ़ते जा रहे हैं, देन ग्रोथ इज पॉजिटिव, G प्लस लेंगे। तो नॉर्मल केस में ग्रोथ पॉजिटिव लेना है। बट अगर डिविडेंड घटते जा रहे हैं, तो ग्रोथ इज नेगेटिव, देन G माइनस लेना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर क्वेश्चन में खाली G ग्रोथ दिया हुआ है, तो अपने बाय डिफॉल्ट यही समझेंगे कि ग्रोथ बढ़ने वाला चीज। मीनिंग तो वही है ना, ग्रोथ। तो G प्लस, प्लस G, प्लस G, ओके, प्लस G। क्लियर? अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज नेगेटिव ग्रोथ, अपने को नहीं लेना। यानी क्वेश्चन जब खुद चलकर स्पेसिफाई कर रहे हैं जी माइनस में है या नेगेटिव ग्रोथ है, देन अपने माइनस पे लेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ जी है, देन जी इज टेकन एज अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो प्लस करना है, प्लस जी करना है। ठीक है? राइट? एरो देखो, लिखो D0 इज करेंट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड फ्रॉम recent past year profits। अगर D0 रुपीज 10 है एंड ग्रोथ इज 5%, देन D1 कितना होना चाहिए? D0 is rupees 10 per share, growth rate is 5%, then D1 कितना होना चाहिए? 10 plus 5% of 10 is how much? 10.5। तो D1 is 10.5। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज लिखना मत। कैसे कैलकुलेट करेंगे लिखना नहीं है। इफ D0 is rupees 10, G is equal to 5%, then D1 is equal to 10 into 1 plus 0.05। ग्रोथ रेट हमेशा डेसिमल में लेते हैं। ग्रोथ रेट हमेशा डेसिमल में लेते हैं। समझ में आया? राइट? देन
जी इज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट डेसिमल में लेना है। यानी ग्रोथ रेट अपने जहां पर भी यूज कर रहे हैं हमेशा डेसिमल में यूज करना है। तो लिखो ग्रोथ रेट, ब्रैकेट्स में ऑलवेज यूज इन डेसिमल्स। अच्छा, ग्रोथ रेट अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इनटू व्हाट, क्या समझाया था? रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं? बी से, इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, या रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, एक ही चीज है। बिकॉज अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला ही लेना है, बिकॉज अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिनोटेड बाय आर। सो बी इंटू आर। इसका क्या रीजन बताया था? एग्जाम्पल लिए थे ना, इतना का इनकम है, सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां से रिटर्न आएगा, वो आपके इनकम को इंक्रीज करेगा। पूरा इनकम अगर अपने खर्च कर देते हैं तो हमारा कुछ भी पैसा बचा नहीं, सेविंग्स हुआ नहीं, तो इससे हम फाइनेंशियली कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए क्या करना है? इनकम का सेविंग्स करना है। सेविंग्स करने का मतलब रिटेंशन करना है, रिटेन करना है। सेविंग्स को इनकम को बचाना है, सेव करना है, रिटेन करना है। और वो जो इनकम हमने रिटेन किया है उसको फिर इन्वेस्ट करना है। तो वहां से जो रिटर्न आएगा वो इनकम को बढ़ाएगा। 1 लाख का इनकम है, 80,000 स्पेंड कर दिया, 20,000 रिटेन किया, 20,000 रिटेन कर लिया, रिटेन करके उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट का रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो आपका इनकम कितना से बढ़ा? 20,000 इंटू 10 इज ₹2,000 से इनकम बढ़ा, ₹2,000 से इनकम बढ़ा। आपका पहले इनकम कितना था? 1 लाख। अभी 2,000 से आपका इनकम बढ़ गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? ग्रोथ का परसेंटेज कितना है? 2,000 बाई 1 लाख इंटू 100, 2%। अब ये 2% अपने यानी 2% से आपका इनकम इंक्रीज हुआ है, ग्रो किया है। ये 2% का ग्रोथ रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वाले एग्जांपल में इनकम 1 लाख का था, 80,000 स्पेंड कर दिया, 20,000 रिटेन किया, सेव किया। तो रिटेंशन रेशियो कितना है? 20%। 20% ऑफ द अर्निंग्स वॉज रिटेन्ड। 1 लाख वॉज द इनकम, 80,000 वॉज स्पेंडेड, expenditure, 20,000 was saved. So 20,000 was saved out of rupees 1 lakh. So company has retained 20% of the income. So retention ratio is 20%. Return on investment कितना था? 10%, है ना? तो रिटेंशन रेशियो 20%, डेसिमल में लेंगे बिकॉज ग्रोथ डेसिमल में यूज करना है, तो कैलकुलेशन भी डेसिमल में करना है। रिटेंशन रेशियो 20% है, 20% इन डेसिमल है 0.2। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, डेसिमल में 0.1। तो 0.2 इंटू 0.1 इज 0.02। 0.02 इज 2%। हमारा इनकम देखो 2% से ग्रो किया था।
तो ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट, बी इंटू आर। ये दोनों डेसिमल में लेना। समझ में आया? अब लास्ट क्लास अपने एकदम आखिरी में, लास्ट में ये भी डिस्कस किए थे, से फॉर एग्जाम्पल अगर रिटेंशन रेशियो 30% है तो पे आउट रेशियो कितना है? 70%। अगर पे आउट रेशियो 60% है देन रिटेंशन रेशियो कितना है? 40%। ये पोएम अपने को क्लियर है? ठीक है ना। पे आउट रेशियो का मतलब क्या है? कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्निंग्स हैज बीन पेड आउट as dividend. That is the meaning of payout ratio. So if I say that payout ratio is 70%, it means the company has distributed 70% of its earnings as dividend to the shareholders. For example, if the earnings per share is rupees 20 and payout ratio is 70%, which means ₹20 का 70% कितना होता है? ₹14 per share. ₹14 per share has been paid out as dividend. यानी dividend per share is ₹14 per share. So what is the meaning of payout ratio? Payout ratio is the percentage of the earnings which has been distributed as dividends to the shareholders. Earnings per share ₹20 है, पे आउट रेशियो 70% है, यानी 20 का 70% has been distributed as dividend. So 20 का 70% is ₹14. So ₹14 per share has been paid out as dividend. So dividend per share is ₹14 per share. समझ में आ रहा है ना? ये क्यों समझाया मैंने अचानक से? ग्रोथ रेट तो डिस्कस हो चुका था, इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इक्विटी। कई बार क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, कई बार क्वेश्चन में अर्निंग्स पर शेयर दे देगा। सुन लो, कई बार मैं रिपीट करने के लिए बोलूंगा, कई बार क्वेश्चन में अर्निंग्स पर शेयर दे देगा और पे आउट रेशियो देगा। तो ये दो डेटा को, कौन से दो डेटा को? अर्निंग्स पर शेयर एंड पे आउट रेशियो। ये दो डेटा को हमें कैसे यूज करना चाहिए? अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, पे आउट रेशियो दिया हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर इनटू पे आउट रेशियो विल गिव अस व्हाट? डिविडेंड पर शेयर। Earnings per share into payout ratio will give us dividend per share. Earnings per share ₹20, payout ratio 70%, यानी 20 का 70% has been paid out as dividend to the shareholders. 20 का 70% is ₹14. So ₹14 is dividend per share. So earnings per share into payout ratio is equal to dividend per share. तो डिविडेंड पर शेयर निकाल लेंगे, उससे मेरे को ये D1 D0 मिल जाएगा, है ना? अगर अर्निंग्स पर शेयर 0th पॉइंट ऑफ टाइम का है, उसको अगर अपने पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो D0 निकल जाएगा। और अगर अर्निंग्स पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 का है तो उससे मेरे को उसको अपने पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो D1 निकल जाएगा। तो उससे अपने को डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट पता चल जाएगा, या D0 या D1। तो ये एक यूज हो गया। देन पे आउट रेशियो 70% है तो रिटेंशन रेशियो 30% है,
और वो 30% का रिटेंशन रेशियो अपने कहां पर यूज करेंगे? ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग को के ई निकालना है, कैसे? के इज इक्वल टू D1/P0 + G। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अर्निंग्स पर शेयर एंड पे आउट रेशियो। तो अर्निंग्स पर शेयर इनटू पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर। पे आउट रेशियो दिया हुआ तो रिटेंशन रेशियो निकल जाएगा, रिटेंशन रेशियो को यूज करके अपने जी निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को यूज करना है चीज। क्लियर? समझ में आया? सो के इज इक्वल टू D1/P0 + G। जी डिस्कस हो गया। जी इज जी इज इक्वल टू पी इंटू आर। ये चीज लिख लो। लिख लिया है, इसको ऐसे भी लिख लो, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। नाउ व्हाट इज P0? P0 is basically net proceeds. P0 is equal to net proceeds। नेट प्रोसीड्स अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मेरे को इलॉजिकली एक चीज बताओ, अगर अपने न्यूमरेटर में D1 जो ले रहे हैं वो तो डिविडेंड पर शेयर ही ले रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जो P0 लेंगे वो भी पर शेयर बेसिस में लेना है। यानी जो अपने नेट प्रोसीड्स लेंगे वो पर शेयर लेंगे, विच इज इक्वल टू इशू प्राइस पर शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर। इशू प्राइस की जगह ऑल्टरनेटिवली अपने क्या ले सकते हैं? करेंट मार्केट प्राइस। ब्रैकेट्स में लिखो करेंट और करेंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो P0 इज बेसिकली नेट प्रोसीड्स। P0 का मीनिंग क्या है? Zero stands for zeroth point of time and P stands for price. So price is zeroth point of time. समझ में आया? तो D1/P0 + G। ओके। नेक्स्ट, तो ये एक फॉर्मूला हो गया डिविडेंड विद ग्रोथ। इसका ऑपोजिट डिविडेंड विदाउट ग्रोथ। यानी अपने को फॉर्मूला में ग्रोथ का इफेक्ट हटा देना है। फॉर्मूला में ग्रोथ का इफेक्ट हटा देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? D/P0 + G। नहीं लिखेंगे, ग्रोथ का इफेक्ट हटा देना। अब ये जो डिविडेंड नो ग्रोथ है, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये रियल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। तो देर इज समटाइम्स पॉजिटिव ग्रोथ, समटाइम्स नेगेटिव ग्रोथ, बट ग्रोथ फ्लक्चुएशंस इज देयर। नो ग्रोथ का मतलब क्या है? देर इज नो चेंज, देर इज नो वेरिएशन। मतलब हर साल डिविडेंड पर शेयर इज द सेम अमाउंट। देर इज नो ग्रोथ, देर इज नो वेरिएशन, देर इज नो चेंज। करेंट ईयर में इतना डिविडेंड है तो नेक्स्ट ईयर भी उतना ही है, उसके नेक्स्ट ईयर भी उतना ही है। यानी कि D0 = D1 = D2 = D3। लॉजिकली मैथमेटिकली सोचो, जैसे अपने फॉर्मूला में
क्या लिखते हैं, के इज इक्वल टू d1/p0 प्लस जी। प्लस जी तो हटा देना, बचा d1/p0। अब d1 कैसे निकालते हैं, d0 × 1 + g। नो ग्रोथ है यानी जी जीरो है, तो 1 + 0 इज 1। 1 + 0 इज 1 एंड d0 × 1 इज, देखो हो गया ना, फंस गया ना, ये फंसा। ठीक है, d0 × 1 इज d0 ना, आयुष वैद × 1 इज आयुष वैद, है ना। तो d0 × 1 इज d0। ओके, तो d1 = d0। तो d1 = d0, why? Because there is no change, there is no growth. So likewise d0 = d1 = d2, because every year the same amount of dividend per share is paid out. So dividend by price. Okay. समझ में आ रहा? Now next, earnings with growth। अर्निंग्स विद ग्रोथ के केस में केई कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग को क्या करना है, डिविडेंड विद ग्रोथ में जो केई का फॉर्मूला है उसमें d1 की जगह अर्निंग्स बैठा देना है। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग्स यानी अर्निंग्स पर शेयर बैठाना है। समझ में आ रहा है ना चीज। ये जो अर्निंग्स विद ग्रोथ है, अर्निंग्स मींस व्हाट, अर्निंग्स पर शेयर। डिविडेंड विद ग्रोथ मींस व्हाट, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड का मीनिंग क्या, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग्स का मीनिंग क्या, अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स विद ग्रोथ के केस में के कैसे कैलकुलेट करना है, जो डिविडेंड विद ग्रोथ में के है, के का फॉर्मूला है, उसमें d1 के जगह E1, अर्निंग्स पर शेयर 1 रिप्लेस कर देना। बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। तो अर्निंग्स विद ग्रोथ के केस में के कैसे कैलकुलेट होगा, के इज इक्वल टू E1/P0 प्लस जी। जी का मीनिंग सेम है, P0 का मीनिंग सेम है, सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे जी और P0 को। व्हाट इज E1, अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईपीएस। E1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, E0 × 1 + g। यानी केवल अपने को डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग्स पर शेयर बैठाना है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर? देखो k इज इक्वल टू E1/P0 प्लस जी, वेर E1 इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईपीएस। इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईपीएस। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, E1 इज इक्वल टू E0 × 1 + g। देन नेक्स्ट, अर्निंग्स विदाउट ग्रोथ। अर्निंग्स विदाउट ग्रोथ
अर्निंग्स का मतलब क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। जैसे अपने डिविडेंड विथ नो ग्रोथ में के कैसे कैलकुलेट किए थे? डी बाई पी जीरो। डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग्स विथ नो ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ के फॉर्मूला में के कैसे कैलकुलेट होगा? के इज इक्वल टू ई बाई पी जीरो। यानी डिविडेंड पर शेयर के जगह अर्निंग्स पर शेयर रिप्लेस कर देना। तो के इज इक्वल टू ई बाई पी जीरो। क्लियर? चलो अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। लिखते जाओ साथ में। D0 इज इक्वल टू ₹5। P0 इज इक्वल टू ₹50। G इज इक्वल टू 5%। कैलकुलेट की। अब क्या लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, A, B, C या D? श्योर हो के बोलो। डिविडेंड दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, तो इट इज वेरी क्लियर, आईने की तरह साफ नजर आ रहा है कि डिविडेंड विद ग्रोथ मॉडल यूज करना। तो डिविडेंड विद ग्रोथ के केस में के कैसे कैलकुलेट करते हैं? के इज इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस जी। P0 दिया हुआ है, जी ग्रोथ रेट 5% है, डेसिमल में लेना है 0.05। D1 चाहिए, दिया हुआ क्या है? D0। D0 से D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। D0 5 है, जी 0.05 है, तो 5 इंटू 1 प्लस 0.05। कैलकुलेट करके दो। D1 इज 5.25। अब के ही निकालो। D1 बाई P0 प्लस जी। D1 5.25, P0 50, G is 0.05। ऑब्वियसली डेसिमल में आंसर आएगा 0.155 आ रहा है, बट अपने को फाइनल आंसर डेसिमल में नहीं लिखना है। के केपी केडी केटीएल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा परसेंटेज रेट में होता है। तो ये जो डेसिमल में आया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करके। बट वो मल्टीप्लिकेशन अपने शो नहीं करेंगे, कैलकुलेटर में बस 100 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर इस तरीके से लिख देंगे, 15 इंटू
सॉरी 15.5%, 15.5%, 15.5%। ओके, 15.5%। 100 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको शो नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। लिखो, D1 इज इक्वल टू ₹4, P0 इज इक्वल टू ₹20, रिटेंशन रेशियो कैसे डिनोट होता है? बी से, 40%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, 20%, कैलकुलेट की। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए बी सी या डी? ए। कैसे समझे? D1 दिया हुआ है, यानी ग्रोथ का इफेक्ट डालकर दिया हुआ है। डी इज डिविडेंड पर शेयर आफ्टर ईयर 1, ग्रोथ का इफेक्ट डाल के दिया हुआ है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना। और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में के कैसे कैलकुलेट करते हैं? के इज इक्वल टू D1/P0 + G। D1 और P0 दिया हुआ है, जी चाहिए। जी के कैसे निकाल सकते हैं अपने? रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, B/R। डेसिमल में लेंगे, रिटेंशन रेशियो 40% है तो 0.4, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है तो 0.2, तो 0.4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.08। क्लियर? समझ में आया? तो पहले ग्रोथ निकालो, ग्रोथ इज इक्वल टू B/R, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 0.4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.08। ओके, अब के निकालो, के इज इक्वल टू D1/P0 + G, 4/20 प्लस 0.08। हाँ, 0.28 आ रहा है। पहले डेसिमल में लिखना है, फिर परसेंटेज में लिखना। 28% आ रहा है। आ गया सबका? क्लियर, इजी। अब नेक्स्ट, एग्जाम्पल 3। D0 इज इक्वल टू ₹6, P0 इज इक्वल टू ₹5,
36। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे डिनोट करते हैं? आर इज इक्वल टू 30%। डेसिमल में लेना है 0.3। किस काम आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या कैलकुलेट करने के लिए? जी। जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 80%। मेरे को बताओ, अगर पे आउट रेशियो 80% है तो कंप्लीट करो, रिटेंशन रेशियो विल बी 20%। रिटेंशन रेशियो क्यों चाहिए? जी कैलकुलेट करने के लिए। जी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न। लिखो, इफ गिवन, देखो इफ हटा दो, देखो गिवन डिविडेंड पे आउट रेशियो is equal to 80%, therefore retention ratio is equal to 20%। नीचे में that is b is equal to 20% is equal to 0.2। तो हम लोग g निकाल लेंगे, g is equal to b into r। b is 0.2, r is 0.3, 30% is 0.3, तो 0.2 into 0.3 is 0.06। तो जी निकल गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपने कैसे समझे कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है? बिकॉज में तो D0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, तो कैसे समझे कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है? बिकॉज इस केस में अपने को जी कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशियो के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया, यानी जी कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है, तो यानी अपने को जी कैलकुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्या है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल is practically used rather than dividend no growth। तो ऑब्वियस सा बात है, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना रहेगा हमेशा, अनलेस अनलेस ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या दिया हुआ नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है। ए कैसे कैलकुलेट करते हैं? D1/P0 प्लस जी। P0 दिया हुआ है, जी निकाल लिए, बचा D1। क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है, तो D0 से D1 निकालेंगे। D0 से D1 कैसे निकाले, क्या फॉर्मूला यूज करें? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 + G। D0 इज 6, G इज 0.06, तो कितना हो रहा है? ₹6.36। अब के ही निकाल लो, कितना आ रहा है के? के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। D1 is 6.36,
P0 is 36 plus G 0.06, 0.2367, ताई तो परसेंटेज 666 आ रहा होगा, राउंड ऑफ कर दिया, तो परसेंटेज में 23.67। एक्चुअली क्या है ना कि अपने को मेन आंसर दो डेसिमल में लेना है। मेन आंसर हमारा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी दो डेसिमल लेना है, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपने 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो डेसिमल में अपने लेंगे वो 4 डेसिमल लेंगे, ताकि परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज दो डेसिमल में आए। समझ में आया? तो k इज इक्वल टू 23.67 हो गया। वार्म अप डन। नाउ कम्स द क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक मैं आप मेरे साथ साथ कर रहे थे। अब एक एग्जाम्पल को लिखो। डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, एग्जाम का नहीं है। एग्जाम में तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है ना, WACC का, केओ। और केओ कैलकुलेट करने के लिए अपने को केडी, केपी, केटीएल, के सब कैलकुलेट करने के बाद केओ कैलकुलेट करना है, वो भी एक टेबल बनाकर, वेटेड एवरेज का टेबल बनाकर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो यही है ना, एक तो कंपलसरी 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा विदाउट एनी ऑप्शन, और जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा उसमें कम से कम एक या दो एडजस्टमेंट डिफरेंट होगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था। डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट बीकॉम में नहीं होता है, डिफरेंट होगा, बीकॉम में डिफिकल्ट नहीं होता। बट उसको अगर आपका कंसेप्ट बेस मजबूत है, तो आप उस डिफरेंट एडजस्टमेंट को भी टैकल कर लोगे और क्वेश्चन को पूरा पूरी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो रेडी फॉर एग्जाम्पल 4। ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर E0, EPS of previous year E0 is equal to ₹10. Dividend payout ratio is equal to 70%. Return on equity R is equal to 20%. Current market price P0 is equal to ₹50। क्वेश्चन का डेटा तो क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने अनअवेयर है, कोई चीज नहीं समझ में आए, सब चीज समझ में आए। बिफोर आई राइट व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स, आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये वाले केस में केई जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे अपने जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, ईपीएस विथ ग्रोथ, वैसा ही लग रहा है, ईपीएस विथ ग्रोथ, है ना? क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि ईपीएस विथ ग्रोथ का फॉर्मूला यूज करके अपने को केई कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन ने क्या मांगा है?
कैलकुलेट के यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करके के कैलकुलेट करना है। टेक फ्यू मिनट्स का टाइम, थिंक ऑन दिस, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपको जो समझ में आ रहा है आप करो, फाइनल आंसर में से बोलो, डिस्कस करके नहीं करना, कंप्लीट रफ में करना सही रहेगा। बिकॉज क्या पता कि अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़े अपने को आंसर। कितना आ रहा है? पक्का फ्रीज कर दे? अच्छा, चलो देखते हैं। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है, ये क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है, तो डेफिनेटली वी शैल यूज दैट ओनली। के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। P0 दिया हुआ है, वी नीड टू कैलकुलेट D1 एंड G। D1 नहीं दिया हुआ है, D1 कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? D1 इज इक्वल टू D0, D0 इंटू 1 प्लस G। सर G भी नहीं दिया हुआ है, D0 भी नहीं दिया हुआ है, क्या करें? क्या G कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? G कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इनटू व्हाट? B इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कितना है? क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है। पे आउट रेशियो 70% है, तो रिटेंशन रेशियो 30% है। तो रिटेंशन रेशियो इज 30%, बी इज 30%, 0.3। रिटर्न ऑन इक्विटी आर इज 20% गिवन, 0.2। तो अपने पहले जी निकाल लेंगे, एक एक करके करें। लिखो, गिवन डिविडेंड पे आउट रेशियो is 70%,
therefore retention ratio is 30%. That is, P is equal to 30% is equal to 0.3. Return on equity R is 20%, 0.2. Therefore, G is equal to B into R. 0.3 into 0.2 is equal to 0.06. तो G निकल गया। G निकल गया, चलो एक हर्डल पार हो गए अपने। अब D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 + G। G निकल गया, D0 चाहिए। अब D0 कैसे निकाले? D0 इज डिविडेंड पर शेयर एट 0th पॉइंट ऑफ टाइम। क्या 0th पॉइंट ऑफ टाइम का हमें और कुछ दिया हुआ है? 0th पॉइंट ऑफ टाइम का अपने को अर्निंग्स पर शेयर E0 दिया हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर ₹10 है, E0 ₹10 है। क्या इससे अपने डिविडेंड पर शेयर निकाल निकाल सकते हैं? अर्निंग्स पर शेयर से कंपनी डिविडेंड देता है, तो क्या अर्निंग्स पर शेयर से डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 70%। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 70% का क्या मीनिंग है? इट मींस अर्निंग्स का 70% इज पेड आउट एज डिविडेंड। अर्निंग्स मींस ईपीएस, ईपीएस का 70% इज डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर 10 है, पे आउट रेशियो 70% है, यानी 10 का 70% इज डिविडेंड पर शेयर। 10 का 70% इज ₹7, तो ₹7 इज डिविडेंड पर शेयर। ना क्वेश्चन इज, ये डिविडेंड पर शेयर D0 है या D1 है? D0 है। क्यों? बिकॉज ये जो अपने डिविडेंड पर शेयर निकाले हैं वो E0 से निकाले, तो E0 से जो डिविडेंड पर शेयर निकलेगा वो D0 ही होगा। E0 से तो अपने D1 नहीं निकाल सकते, E0 से तो अपने D0 निकाल सकते हैं, है ना? E0 से अपने D0 निकाल सकते हैं, तो जो D0 निकला है, कितना है वो? ₹7, है ना? तो D0 निकल गया। लिखो। हाँ करो, ये ऑन किया तो था मैंने। ओ, वो स्पीड नहीं बढ़ाया मैंने उसको, ऑन कर दिया। ये वाला नहीं, बगल वाला, हाँ। हाँ, ये मैं करना भूल गया। हम्म। ये चीज अभी अपने कंसेप्ट में भी डिस्कस किए थे ना, तो कंसेप्ट डिस्कस किया, इसमें थोड़ा डिफरेंट, डिफिकल्ट नहीं था, डिफरेंट एडजस्टमेंट आया, तो कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने जो आंसर कैलकुलेट किया वो सही निकाल दिया ना। यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्लास में जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। इस तरीके से एग्जाम में भी थोड़ा डिफरेंट एडजस्टमेंट आएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, बट कंसेप्ट अगर बनाया हुआ है, स्ट्रांग है, बेस क्लियर है, तो उसको मैनेज कर पाओगे और आंसर करेक्ट निकलेगा, जैसा कि अभी हुआ। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 70%। देयरफॉर
D0 ही लिखना, यही तो D0 मिल गया, D0 मिल गया जी, हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब D1 निकाल जाएगा। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 + G। D1 निकल गया, P0 दिया हुआ है, G निकाल चुके, K निकल जाएगा। P0 इज 50। इसमें नहीं करना वैसे, समझ में। सो K इज इक्वल टू 20.84%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना अपने को आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये चार फॉर्मूला है, और हमने जो भी एग्जांपल सॉल्व किया आपको अब इससे क्लियर हो गया है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, वो ज्यादातर यूज होता है, बट वेरिएशन हो सकता है एग्जाम में कि आपको वो दूसरे मॉडल को भी यूज करना पड़े। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए एक और मॉडल है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट KE यूजिंग CAPM, दिस वी नीड टू डिस्कस। अब ये जो डिस्कशन है ना, अगर अपने बहुत ज्यादा डिटेल में करें विथ ऑल ग्राफ्स एंड ऑल, ठीक है, ग्राफ्स को यूज करके करें तो बहुत मजा आने वाला है, बट दैट विल टेक टू मच अमाउंट ऑफ टाइम। सो वी विल curtail our discussion to whatever, to the extent it is required for BCom एग्जाम्स। ठीक है, बट फॉर्मूला पूरा अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल नो द एप्लीकेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। सो के का एक CAPM वाला फॉर्मूला बचा हुआ है। देन इसके बाद जिस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा, रिटेन्ड अर्निंग्स का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस और नो? अपना घर का ही पैसा अपने ही बिजनेस में लगा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि अपने क्लास 12 में कॉमर्स में कहीं ना कहीं सुने हैं, पढ़े, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो कमाते हैं, कंपनी उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके एक्सपैंड करता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दैट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स कैपिटल फॉर अ बिजनेस, तो उसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे है वो अपने को डिस्कस करना है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो अपने को डिस्कस करना है। तो वो डिस्कस करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप मतलब सम्स है, जो सम्स आते हैं एग्जाम में, उसको सॉल्व करने के लिए अपने प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, विच इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज कंपनी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस पर डिपेंड नहीं करता, एक ही कंपनी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इशू करता है, डिबेंचर्स भी इशू करता है, टर्म लोन भी लेता है।
अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी यूटिलाइज करता है, प्लाउ बैक करता है, री इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, यानी कंपनी हैज टू बियर डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो बट वी नीड टू कैलकुलेट वन सिंगल cost of capital, one single cost of capital for the total capital which is invested in the business, which is the overall cost of capital KO। तो वो अपने को कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, उसी का सम्स अपने को प्रैक्टिस करना है फॉर द एग्जाम। बट KO इज व्हाट? KO इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका वेटेड एवरेज। तो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट केडी, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए भी रिक्वायर केडी, केपी, केई, केटीएल, केएस, सब कुछ चाहिए, बिकॉज वो उन सबका वेटेड एवरेज है। तो केओ कैलकुलेट करने के लिए हमें केडी चाहिए, केपी चाहिए, केई चाहिए, केटीएल चाहिए, केएस चाहिए, सब चाहिए। तो वो सब चीज हमने निकालना सीख लिया है। तो अब उसके बाद अपने रेडी हो जाएंगे केओ कैलकुलेट करने के लिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पहले तो अपने को केडी, केपी, केई ये सब कैलकुलेट करना है, देन टेबल बनाकर केओ कैलकुलेट करना। यानी ये जो अपने अभी डिस्कस के बेसिकली केओ कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ेगा। केओ का सम्स में इसको पहले कैलकुलेट करना है, केपी, केडी, के एंड ऑल को। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आया? तो वो प्रिपरेशन अपने कर लिए टू कैलकुलेट केओ। ठीक है, बट आज का क्लास अपने यहीं पर एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास अपने कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने सबसे पहले सीएपीएम, सीएपीएम, देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का प्रोसीजर समझ लेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास सीयू का एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड वी शैल सॉल्व 2024 का एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना भी चलेगा इस तरीके से। राइट, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट कर दें, पूरा कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट कर दे, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन एफआरएफए से, है ना? चलो, so this much for today। कोई डाउट हो तो पूछो, दोज हु हैव डाउट कैन स्टे बैक, रेस्ट में। ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय। आई होप समझ में आया। थैंक यू, बाय।